देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना वायरस की घड़ी में हम स्कूल को नहीं खोल पा रहे हैं। और उपेंद्र सर ने भी आपको बता दिया है कि आपकी ऑनलाइन क्लासें चलेंगी और आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया गया है। तो जो वीडियो है सभी उस टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो हमारा स्कूल में चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसकी हमारी कुछ हेडिंग भी हो गई थी। लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो प्रकाश का अपवर्तन है ये टॉपिक भी करा दिया था। तो लेकिन अब हम इसे पुनः करा रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश का अपवर्तन है ये अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं यहाँ पर हमारे। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है क्या होता है ये देखो। देखो, जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से क्या होता है, ये हमने मान लिया हमारा एक माध्यम है और ये हमारा दूसरा माध्यम है। ठीक है, यानी जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से मतलब है इस वाले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यानी जो हमारा ये होता है अभिलंब। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम बता चुके हैं पहले सभी को। ठीक है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और या जब प्रकाशीय किरण आती है, ठीक है, या अभिलंब से क्या होता है वो दूर हट जाती है। ठीक है, ये होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम इस घटना को, प्रकाश का अपवर्तन। एक बार और देखो, यानी जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से, क्योंकि हमारा जो ये है ये हमारा अपवर्तक, ये कहलाता है हमारा अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब अपवर्तक जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है, ये पृष्ठ होता है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी बात देखो, जब दो माध्यमों को ये अलग करता है, ठीक है, अब जो हमारी प्रकाशीय किरण है वो सबसे पहले माध्यम से होकर आती है। यानी जो सबसे पहले माध्यम से होकर आती है उसे या तो हम विरल मान लेते हैं या फिर उसे सघन मान लेते हैं। लेकिन हमने इस चित्र फर्स्ट में जो अपना ये फर्स्ट माध्यम मानना है, हमने माना है ये कौन सा माना है, विरल। ठीक है, विरल का मतलब होता है वायु। अब देखो, जब प्रकाशीय किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर को हट जाती है। और यही घटना क्या है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जो किरण हमारे अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है वह किरण तो कहलाती है आपतित किरण। ठीक है, पता लग गया क्या कहलाती है, आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होती है ये क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। सभी को पता लग गया, आपतित किरण जो अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है ये तो कहलाती है आपतित किरण। और जो अपवर्तन के बाद या जो अपने मार्ग से विचलित दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है वह किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है इसके जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है वह क्या कहलाता है, हमारा आपतन बिंदु। क्योंकि मैंने सभी को ये सब समझा रखी है बातें। ठीक है, और इस आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत यदि हम कोई लंब खींच देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब पता लग गया। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है ये कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है ये, आपतन कोण। सभी को पता लग गया है क्या कहलाता है आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो हमारा अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच जो बना कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। ये बात समझ में आ गई सभी के। एक बार और देखो, यानी जो हमारा, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है वो तो कहलाता है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वो कहलाता है अभिलंब। ठीक है, और इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और
अपवर्तित किरण, ठीक है, इन दोनों के बीच बना कौन, अपवर्तन कोण कहलाता है और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यदि जो हमारी प्रकाशीय किरण है वो सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। विरल का मतलब है हवा, जैसे कि मैं बोल दूं कि जल से हवा में प्रवेश करती है या कांच से हवा में प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। ये बात समझ में आ गई। देखो ये जो सभी बातें अभी बताई है ये मैंने लिख भी रखी है, सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में कर ले जिसने फेयर बना रखी है। अब देखो क्या है, जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बता दिया मैंने कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण हमारी गई तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुई तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बताओ सभी की समझ में आ गई होगी बात ये। अब सबसे जो हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है 10th में कि जो अपवर्तन की घटना है उसमें प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाली बातें यहीं पर लिख दी, लेकिन क्लास में मैंने अलग नोट पॉइंट बनवा दिया था, ठीक है। तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश का एक तो वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है लेकिन आवर्ती नहीं बदलती। हमारा जो ऑप्शन आते हैं 4 आते हैं, वेग, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता और आवर्ती। ये पूछता है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की कौन सा गुण नहीं बदलता, तो उसका जो आवर्ती का गुण है वो कभी नहीं बदलता। समझ में आ गया सभी के। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है इसके कुछ नियम भी है हमारे पास, लेकिन उसके नियम कितने हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब नियम क्या क्या होते हैं, एक तो देखो आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। एक बार और देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये वाली बात ही लिखी है मैंने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इन तीनों की मैंने डेफिनेशन भी बता दी है, वीडियो को पीछे करके जिसकी समझ में न आया हो देख सकता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, अब देखो आपतन कोण की ज्या, ठीक है, जो ज्या होती है हमारी, ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, ठीक है। इसके बारे में तुम 10th में आ गए हो तो ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसके बारे में तुम अच्छी तरह पढ़ोगे, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या होती है साइन और एक होती है हमारी कोज्या। क्या होती है, कोज्या। कोज्या का मतलब क्या होता है, कोस, ठीक है। जब भी ज्या की बात आती है, ठीक है, तो ज्या की बात आते ही हम लेते हैं साइन और कोज्या की बात आती है तो हम लेते हैं कोस, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक है, हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी जो दूसरा नियम है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो पेपर है पेपर में ये भी आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक है, क्या कहलाता है, एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब यानी साइन आई, आई क्या है हमारा आपतन कोण और साइन ज्या, आपतन कोण की ज्या, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक है। ये अनुपात ही तो है, हमेशा क्या कहलाता है, नियतांक। और इस नियतांक को हम क्या लिखते हैं, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्योंकि जब भी कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी जिस माध्यम से होकर वो आती है, मान लिया इस माध्यम से होकर इसमें आती है, ये पहला माध्यम है तो इसके तो हम सापेक्ष लिखते हैं, और जिस दूसरे माध्यम में जाती है उसका हम अपवर्तनांक लिखते हैं। तो इसीलिए 1 और 2 को मैंने लिखा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब जो ये सापेक्ष है, ठीक है, और अपवर्तनांक है, इसके बारे में हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को पता लग गया, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो अपवर्तनांक के बारे में ही है। तो अब देखो यहाँ से अपवर्तनांक के कुछ हमारे क्या है, नोट पॉइंट भी है, क्योंकि नोट पॉइंट से हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। देखो नोट पॉइंट क्या है, सबसे पहले जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है,
ठीक है। तो अभिलंब का मतलब हमारी क्या है, देख विरल से सघन में प्रवेश की, तो उसे क्या था, जाना तो चाहिए था सीधा, ठीक है, क्या सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुई है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब पता लग गया, क्योंकि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, क्योंकि जो एक किरण थी जानी चाहिए थी इस दिशा में, तो इससे क्या हुई, आगे चली गई, तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, ये बात लिखी है। और जब प्रकाश की किरण, ठीक है, और जब प्रकाश की किरण, ये क्या है हमारा, ये क्या है, अभिलंब, यानी जो हमारी अपवर्तक सतह है, ये क्या है हमारी अपवर्तक सतह है। अपवर्तक जो सतह है यदि इसके लंबवत यानी अभिलंब से होकर जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अभिलंब के लंबवती कह लो, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर आकर टकराती है तो यह सीधी निकल जाती है, ठीक है, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। तो सभी की समझ में ये आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तन के उदाहरण, क्योंकि मैंने लगभग ये अपवर्तन के नियम और इससे रिलेटेड जो अपवर्तनांक है वो करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे हमारे नए हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक बार और करा दूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, ठीक है। तो सभी की समझ में आ गया। देखो अब जो अपवर्तन के उदाहरण है, यानी दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण, जैसे कि हम कुछ छड़ को यदि हम जल में डुबा दें, ठीक है, तो क्या होता है, हमें वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम कोई सिक्का, ठीक है, यानी कि जब हम कोई क्या करते हैं, कोई सिक्का, ठीक है, जब हम कोई सिक्का जल में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, तो वह यदि हम उसे बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, बर्तन की सतह से थोड़ा, ठीक है, क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये घटना भी हमारी किस पर आधारित है, अपवर्तन की क्रिया पर आधारित है। तो सभी को अपवर्तन तो पता लग गया होगा कि क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और उसके बारे में जो कुछ था वो भी मैंने बता दिया था लगभग सभी। अब इसके बाद में हमारी जो अपवर्तनांक था, अपवर्तनांक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम एक तो उस तरह ही डिफाइन कर सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये बताई थी बात अभी थोड़ी देर पहले ही। लेकिन हम जो अपवर्तनांक है इसकी शुद्ध परिभाषा क्या होती है, देखो यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रकाश की चाल में क्या है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि मैंने अपवर्तन की स्टार्टिंग में लिखवाया था कि अपवर्तन की घटना में केवल की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, और उसके सभी गुण बदल जाते हैं, ठीक है। तो सभी पता है कि स्टार्टिंग में लिखवाया था कि जो निर्वात होता है हवा, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी को पता है कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी ये हमेशा जो प्रकाश होता है सभी माध्यमों में सबसे अधिक चाल होती है, ठीक है। यानी जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो हमेशा चाल घटती है, और वो किस प्रकार घटती है वो हमारा बताता है अपवर्तनांक की कितनी हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो अपवर्तनांक होता है उसी के आधार पर, ठीक है, यानी किसी माध्यम का वह गुण है जिससे पता चलता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी कि हमेशा कोई भी माध्यम है उसका कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो हमेशा पता लग गया कि
प्रकाश की जो किरण है, मान लिया प्रकाश किससे, निर्वात से जल में प्रवेश किया तो क्या हुई उसकी चाल, घट गई। निर्वात से कांच में प्रवेश किया, घट गई, क्योंकि जो हमारा कांच है वो भी एक माध्यम है, निर्वात भी एक माध्यम है। लेकिन हमें पता है कि जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि किसी माध्यम का वैगुण, जिससे पता चलता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। ये बता दिया, क्योंकि मैंने स्पीड से इसलिए पढ़ा क्योंकि ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। अब ठीक है, माध्यम का यह गुण ठीक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अपवर्तनांक क्या होता है। जिसकी समझ में न आया हो वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये भी बता दी बात कि जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या होती है, कम हो जाती है। तथा प्रकाश का विचलन भी सबसे अधिक होता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस माध्यम में प्रकाश का विचलन यानी अपने मार्ग से विचलन जितना अधिक होगा, ठीक है, यानी जितना अधिक होगा उसकी क्या है कि जो उसका अपवर्तनांक है वो भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, पता लग गया कि विचलन जितना ज़्यादा होगा अपवर्तनांक भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि हम इसे किस प्रकार, हमने मान लिया कि जो हमारी प्रकाशीय किरण है वो, ये हमने पहला माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, यानी माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है। ठीक है, हमेशा जिस माध्यम से प्रकाशीय किरण आती है उसके तो हमेशा हम सापेक्ष लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी यानी जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका हमेशा हम अपवर्तनांक निकालते हैं। सभी की समझ में आ गया। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसके तो सापेक्ष और जिसमें प्रवेश करती है उसका हम अपवर्तनांक निकालते हैं। जैसे कि पहले माध्यम से किरण आ रही तो पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको लिखते हैं हम 1 और 2, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और इसे बराबर लिखते हैं। जो बाद में आता है वो तो हमेशा आता है ऊपर, यानी कि माध्यम 2 में, यानी कि इस प्रकार जो प्रकाश की चाल लिखे हम, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और अपोन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, पता लग गया सभी को। यानी कि जिससे प्रकाश की किरण आती है उसकी प्रकाश की चाल तो लेते हैं हम ऊपर, और जिसकी क्या होती है, जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका जो चाल है उसकी चाल लेते हैं हम नीचे। यानी कि यदि हमें माध्यम में चाल निकालनी हो, ठीक है, यानी कि हमने माध्यम की चाल यदि हम v मान ले और v निकालनी हो तो हमेशा प्रकाश की चाल को जितना भी अपवर्तनांक रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वो माध्यम में क्या निकल जाती है, चाल। अब देखो, अब आता है हमारे अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक हमारे 2 प्रकार का होता है, यानी जो अपवर्तनांक होता है कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। अब होता है एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखो, हमेशा जब भी हम वायु के सापेक्ष, यानी कि क्या करते हैं, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि हमेशा जो प्रकाश से किरण है वो हमेशा किससे होकर आती है, हमेशा वायु से होकर आती है, और तभी तो किस में प्रवेश करेगी, किसी माध्यम में। ठीक है, पता है सभी को। और प्रकाश की चाल कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो हमेशा क्या कहते हैं हम, विरल को वायु बोलते हैं, यानी वायु के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। और यदि हम ये मान लें कि जो वायु है हमारी, वायु से प्रकाश की जो किरण है वो कांच में प्रवेश करती है तो इसको पढ़ा जाता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी ये ध्यान रखें, जिसमें से आता है हमेशा उसके सापेक्ष, ठीक है, जिसमें से आता है हमेशा उसके क्या लो, सापेक्ष। और जिसमें में आता है
में, इसका मतलब हमेशा उसका निकालो अपवर्तनांक। ठीक है, यानी जिसके आता है सापेक्ष उसे लिखते हैं हम एन के पहले। यानी एक बार देखो, यानी किसके सापेक्ष हमारा है, वायु के सापेक्ष, यानी वायु को हम एयर ए से लिखते हैं। किसके सापेक्ष, किसके, वायु के हो गया। और किसका निकालना है हमें, जल का, जल को लिखते हैं वाटर, क्या लिखते हैं, अपवर्तनांक। यानी वायु के, इसको पढ़ा जाता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सभी की समझ में आ गया ये बात, क्योंकि मैंने स्कूल में अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी ये बात सभी। ठीक है, जो बच्चे आए थे उनकी समझ में और ज़्यादा आया होगा, क्योंकि वायु के सापेक्ष। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई मैंने कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको क्या लिखेंगे हम, ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी ये बात। अब आ जाओ सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, मैंने क्लास में भी बताया था कि यदि हम माध्यम का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं, ठीक है, यानी माध्यम का माध्यम के सापेक्षी अपवर्तनांक लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। जिसे कि हमने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण है, वो सघन से सघन में, यानी सघन से सघन में ही प्रवेश करती है। ठीक है, जिसे कि मैं कह दूँ कांच हमारा सघन है और जो जल है ये भी हमारा क्या है, सघन है। ठीक है, यानी कांच से जल में प्रवेश करती है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, यानी ये भी माध्यम है हमारा और ये भी माध्यम है, दोनों अलग अलग माध्यम है। ठीक है, और कौन से, सघन। तो यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही प्रवेश करती है तो वो कहलाता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताई थी कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे कि कांच है हमारा, कांच से कोई प्रकाश की किरण जल में प्रवेश की, यानी कांच से, इसका मतलब कांच के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। देखो सापेक्ष अपवर्तनांक मैंने लिख रखा है कि जो जल हमारा क्या था, गिलास कांच था, उससे किस में प्रवेश करी, जल में। इसका मतलब मैंने लिख दिया 1 और 2 के हिसाब से, जैसे कि 1 और 2, यानी इससे इसमें प्रवेश कर रही थी हमारी प्रकाश की किरण। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। उसी प्रकार जब हमारी प्रकाश की किरण ने गिलास से वाटर में प्रवेश किया तो हमने क्या लिया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिया। और बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या होता है, देखो GNW लिख दिया, कौन सा माध्यम हमारा बाद में लिखा होता है, ठीक है, उसे तो लिखते हैं हम ऊपर, यानी जल का अपवर्तनांक। और ये किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष लेते हैं, क्योंकि जो हमारी वायु है सबसे पहले प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी, उसके बाद जल से कांच में, तो इसीलिए हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और अपोन में कांच का अपवर्तनांक लेते हैं वायु के सापेक्ष। यानी जो हमारा GNW का फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ANW अपोन में ANG, यानी जिसके सापेक्ष कहता है वो हमेशा अपोन में लेते हैं। अब ये बताओ सापेक्ष अपवर्तनांक की बात समझ में आ गई, जिसकी समझ में न आई हो वो बता सकता है। तो फिर मैं जो हमारी रिवीजन क्लास होगी उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब इसकी जो हमारा हमने वर्क कराया है सभी बच्चे अपनी फेयर में कर ले, और इसकी फ़ोटो जो हमारा होमवर्क है, होमवर्क ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे ऐड भी है पहले से उसमें, क्योंकि जो हमारा 8 था 8 वाले बच्चे हैं वे तुम अब कोई वहाँ के हमारे 9th में आ गए थे और 9th वाले 10th में, तो जो तुम्हारा वो वाला ग्रुप था, ठीक है, तो उसी का ही नाम 10th कर दिया गया है होमवर्क के नाम से, ठीक है। अब तो सभी बच्चे उसमें से इसकी पिक लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें पिक डाल दूंगा, तो पिक डालने के बाद सभी बच्चे अपना होमवर्क कर ले या वीडियो को रोककर इसमें से ही अपने क्या है होमवर्क कंप्लीट कर ले। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।